वालेकुम। लीजिए पेश खिदमत है मुहिउद्दीन साहब का नावल। एक एक किरदार जुड़ते जा रहे हैं और कहानी तवील होती जा रही है बेस्ट कहानी की तरफ। बेहतरीन कहानी है ये। अब एक जुड़ गया है कहानी में। पाशा के पुराने ज़माने की यादें आ गई हैं, वहाँ पर भी एक कहानी शुरू हो गई है। एक शेर पेश कर रहा हूँ, इसके बाद शुरू कर दूँगा नावल। मुझे मालूम है इसका ठिकाना फिर कहाँ होगा, मुझे मालूम है इसका ठिकाना फिर कहाँ होगा, परिंदा आसमान छूने में जब नाकाम हो जाए। लीजिए पेशा खिदमत है मुहिउद्दीन नवाब साहब का नावल मुक़द्दर। प्लीज़ बहस ना करें, आप मुझसे इल्तिजा करती हूँ, आपसे इल्तिजा करती हूँ बात भाई तक ना पहुँचाएं। क्यों ना पहुँचाऊँ? तुम्हारा भाई और बाप दोनों ही मुझ पर अंधा एतमाद करते हैं। वो तुम जैसी जवान लड़की को सुबह मेरे साथ भेजते हैं और दोपहर तक भरोसा करते हैं कि मैं तुम्हें इज़्ज़त व आबरू के साथ बखैरियत घर वापस लाऊं, और मैं यही कर रहा हूँ। पिछली सीट से इसकी सिसकी सुनाई दी। इसने अक़ब ने आईने में देखा, वो रो रही थी और आंचल से आंसू साफ कर रही थी। एक फ़ैसला करना होगा, आइंदा इस प्रोफेसर से नहीं मिलोगी। वो रोती हुई बोली, मैं कैसे वायदा करूं? इसी कॉलेज में पढ़ती हूं और प्रोफेसर से तो रोज़ मिलना होता है। वो चुप होकर सोचती रही। इसने कहा, जल्दी बोलो, घर करीब आ रहा है, वायदा करो इससे नहीं मिलोगी वरना मैं जलाली से ये बात कह दूंगा। वो घबरा कर बोली, नहीं, आप भाईजान से कुछ नहीं कहेंगे। मैं वायदा करती हूँ कि आइंदा प्रोफेसर से नहीं मिलूँगी, कॉलेज और क्लास में मिलूँगी, तन्हा में नहीं मिलूँगी। ठीक है, आप जो कह रहे हैं वही करूँगी। वो इसे लेकर घर पहुंचा तो जलाली गुस्से से टहल रहा था, बहन का इंतज़ार कर रहा था। इसे देखते ही पाशा से बोला, कॉलेज की छुट्टी 1 बजे होती है और इस वक्त 4 बज रहे हैं, इतनी देर से तुम इसके साथ कहाँ थे? पाशा ने कहा, ज़रा सोच समझ कर बोला करो। मैं इसके साथ नहीं था, बल्कि ये अपनी सहेलियों के साथ थी। इम्तिहान में कामयाबी हुई है, इसलिए ये सब एक दूसरे के साथ खुशियाँ मना रही थी, खाने पीने में मसरूफ़ थी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देर सवेर हो जाया करेगी। इसे कर दिया फिर घर पर टेलीफोन लगवा बर्दाश्त करो या फिर घर पर टेलीफोन लगवाओ। इसे किसी वजह से देर होगी तो मैं फ़ोन पर तुम्हें इत्तला दे सकूँगा। जलाली ने कहा, ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन आइंदा देर नहीं होनी चाहिए। पाशा नागवारी से बोला, मैं तुम्हारा नहीं खाता और ना ही तुम्हारे दबाव में रहना चाहता हूँ, इसलिए 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये घर छोड़ रहा हूँ। अपनी बहन के लिए किसी दूसरी टैक्सी का इंतज़ाम करवाए ऐसे बस में आने जाने दें। इसने 2 दिन के अंदर ही अंदर इलाके में मकान किराए पर लिया, फिर वहाँ से शिफ्ट हो गया। वो नहीं चाहता था कि रुखसाना की गुमराही का इल्ज़ाम इस पर आए। तकरीबन 1 बरस बाद इसने एक अस्पताल में अरूज को देखा। फिर आईनी दोनों सहेलियों से मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता इतना मजबूत हुआ कि आईनी से बात शादी तक पहुंच गई। अचानक ही एक शाम 6 बजे इसकी शादी का फ़ैसला हो गया। इसने शादी की खुशी में बैंक से 2 लाख रुपए निकाले थे, इसलिए नए जोड़े और ज़रूरत की दूसरी अशिया खरीदी थी। आईनी की मुँह दिखाई के लिए घंटी भी खरीदी थी। ये सब कुछ खरीदने के बाद वो घर की तरफ वापस जा रहा था। ऐसे ही वक्त इस पर फायरिंग हो गई थी। अचानक ही ऐसी रफ्तार आ पड़ी और फ़ौरन समझ ना पाया ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। कराची शहर में दहशतगर्दी किसी भी वक्त हो सकती है और कहीं भी हो जाती है। पहले तो यह ख्याल आया कि दहशतगर्द फायरिंग कर रहे हैं और फायरिंग की जद में आ गया है। अपना कोई दुश्मन नहीं है। इसने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी, वहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन आगे जाने के लिए गोलियाँ गाड़ी से आगे जाने वाली गाड़ी से गोलियाँ गाड़ी की बॉडी पर लगीं तो वो समझ गया कि इसे खाली निशाना बनाया जा रहा है। तेज़ रफ्तारी की वजह से कोई गोली इसे लग सकती थी, लेकिन मुसलसल फायरिंग के बाद आइंदा कोई भी गोली लग सकती थी।
वो शायरा को छोड़कर एक तंग सी गली में घुस गया। इस तरह ये हुआ कि अब कोई दाएं बाएं तरफ से फायरिंग ना थी, क्योंकि गली तंग थी, एक वक्त में एक गाड़ी ही गुजर सकती थी, लिहाजा फायरिंग करने वाले पीछे आ रहे थे। ड्राइवर था शहर की एक एक गली से कुंचे से वाकिफ़ था, बदल बदल कर मुख्तलिफ गलियों से गुजरता रहा और पीछा करने वालों को बहुत पीछे छोड़ता गया। आखिर फायरिंग की आवाज़ें बंद हो गई। अक़ब-नुमा आईने में अब कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। वो इस गली से फिर शायरा पर आ गया, वहाँ इसे फिर ख़तरा पेश आ सकता था। यही वजह थी कि वो टैक्सी को छोड़ दे, क्योंकि वो टैक्सी को पहचान में आ गई थी। ये बात तो समझ में आ रही थी कि फायरिंग करने वाले किसी के अलाकार ही होंगे। वो इसे चेहरे से अगर नहीं जाने तो टैक्सी नंबर से पहचान रहे होंगे। इसने सड़क के किनारे टैक्सी रोक दी। मोबाइल फ़ोन बैग उठाकर टैक्सी से निकलकर दौड़ता हुआ एक और गली में घुस गया। इस गली के टुक्कड़ पर एक टी स्टॉल था और वहाँ जाकर बैठ गया। देखना चाहता था कि कौन लोग इसका पीछा कर रहे हैं। बैठने से पहले इसने चाय खाने का पिछला दरवाज़ा खुला रखा था ताकि ज़रूरत के वक्त इधर से फ़रार हो सके। वहाँ से इसने ऐनी और उरूज से फ़ोन पर रब्ता किया। पहली बार बताया कि इस पर फायरिंग हो रही है। इसने बताया कि वो किस कदर परेशान है। अगर वो तफसीली बयान न देता दोनों परेशान हो जाती और वो इन्हें परेशान करना नहीं चाहता था। इसने मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद फ़ोन बंद कर दिया और वादा किया कि वो आइंदा इन्हें अपने हालात से आगाह करता रहेगा। फ़ोन बंद करने के बाद इन्हें देखा दूर सड़क के किनारे वहाँ एक कार खड़ी थी। वहाँ वो दो गाड़ियाँ आई थी। एक गाड़ी रुक गई, दूसरी पीछे की रुकी। इन दोनों गाड़ियों से मुसल्लह अफराद की टैक्सी के पास आया। अंदर देखा तो खाली थी। इसमें से एक अपनी गाड़ी के पास गया, इससे पेट्रोल का ढक्कन खोलकर टैक्सी पर छिड़कने लगा। आसपास के लोगों ने देखते टैक्सी शोले में लिपट गई। गार्ड सब मुसल्लह थे, पुलिस वाले भी इनके करीब नहीं आ सकते थे। टैक्सी को आग लगाते हुए सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर चले गए थे। उन्होंने पाशा को तलाश नहीं किया। इसकी समझ में आ गया कि फायरिंग करने वाले इसे चेहरे से नहीं पहचानते। थोड़ी देर के बाद मोबाइल का बजर सुनाई दिया। इसने CL स्क्रीन पर देखा तो वो ऐनी का नंबर नहीं था। इसने फ़ोन ऑन किया, कान से लगाया, फिर पूछा, हेलो कौन? दूसरी तरफ से भराई हुई आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें वार्निंग दी गई थी कि पुलिस वालों से पंगा ना लेना। खैरियत चाहते हो तो ये शहर छोड़कर चले जाओ। मैंने गोलियां चलाने वालों को देखा है, वो पुलिस वाले दिखाई नहीं देते। सच सच बताओ तुम कौन हो और मुझसे दुश्मनी क्यों कर रहे हो? दूसरी तरफ खामोशी रही। फ़ोन बंद हो गया। वो परेशान होकर सोचने लगा कि अब क्या करे। परेशानी ये नहीं थी कि दुश्मन गोलियां चला रहे थे, बल्कि परेशानी ये थी कि वो शाम 6 बजे ऐनी से रब्ता कैसे करेगा। अगर वो फ़ोन करने वाले की बात पर यकीन करता कि वो सब पुलिस वाले थे, इसका मतलब तो फिर यही था कि SP ज़ीशान इससे दुश्मनी कर रहा है। वो इसी दुल्हन के घर में मौजूद होगा। कि वो पुलिस वाले नहीं थे तो फिर इसके दुश्मन दुर्दाना बेगम यानी उरूज ने इसे बताया था कि फ़िलहाल यही दो अफराद इनकी मुखालिफत कर रहे हैं। ये तो किसी हद तक यकीन हो गया था कि हमला करने वाले इसे नुकसान नहीं पहुंचाना जानते हैं, लेकिन हमला करने वाले इसे ये पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं। इन्होंने किसी वजह से या किसी मजबूरी से मुसल्लह कारिंदों को इसकी तस्वीरें नहीं दी होगी, लेकिन आइंदा दे सकते थे। वो सोचने लगा, वैसे तो मेरी तस्वीर किसी के पास नहीं है। उरूज और ऐनी के पास भी नहीं है, फिर वो कहाँ से हासिल करेंगे? इसके अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई थी। अगर वो चेहरे से पहचाना नहीं जाता है तो फिर आज़ादी से शहर में घूम सकेगा, और अगर पहचाना गया तो इसके लिए कोई गली कोई घर महफूज नहीं रहेगा। अगर दुर्दाना ज़ीशान ही इसके दुश्मन है तो फिर वो बड़े वज़ीर इख्तियारात के मालिक हैं। इस शहर में इन सब से छुप कर रहना मुश्किल होगा। वो टी स्टॉल से निकलकर सड़क के किनारे चलता हुआ एक CPO से PCO में पहुंचा। इसने CLI पर नंबर देखा, इस पर रब्ता करना चाहा। मालूम करना चाहता था कि इसको किसने फ़ोन पर धमकी दी थी। अगर वो मोबाइल
के ज़रिए रब्ता करता तो इधर इन्हीं के मोबाइल नंबर पढ़ लिया जाता और इससे कोई बात ना करता। इसने पीसीओ में आकर इस फ़ोन पर रब्ता किया। थोड़ी देर दूसरी तरफ बेल बजती रही। फिर एक खातून की आवाज़ उभरी, हेलो। वो खामोश रहा। दूसरी तरफ से बोली, हेलो, कौन है? अपना नाम बताओ। वो गुर्रा कर बोला, अच्छा तो तुम हो दुर्दाना बेगम। दूसरे ही लम्हे फ़ोन बंद हो गया। वो पीसीओ से बाहर आकर सोचने लगा, अब कहाँ जाना चाहिए। ये तो मालूम हो चुका है कि दुर्दाना के ही आदमियों ने मुझ पर हमला किया, लेकिन एसपी ज़ीशान भी मेरा मुखालिफ है। हालात ऐसे हैं कि अब शाम को मंगनी नहीं हो सकेगी। मुझे पहले अपनी हिफाजत के लिए कोई पनाहगाह ढूंढनी होगी। वो एक तरफ चलता रहा, सोचता रहा। गनीमत था कि इसके जेब में अच्छी खासी रकम थी। वो कहीं भी जाकर छुप सकता था और अपने अखराजात पूरे कर सकता था, लेकिन अपने घर नहीं जा सकता था। एसपी ज़ीशान के पुलिस वाले और दुर्दाना के हवारी सभी इसका घर जानते होंगे। फिर इसे याद आया कि इसे जलाली के पास जाना चाहिए। वो अपने इलाके का दादा है, लोहे को काटता है। वही प्रॉब्लम सर दुर्दाना बेगम के आदमियों से तहफ़्फ़ुज़ दे सकेगा। वो एक ऑटो रिक्शा में बैठकर मुख्तलिफ सड़कों से गुजर कर सोचता रहा और ये समझने की कोशिश करता रहा कि इसका पीछा किया जा रहा है या नहीं। फिर और जलाली के पास पहुंच गया। इसने अपने तमाम हालात इसे बताए। इसने कहा, दुश्मन पुलिस वाले भी हैं और एक बहुत से वजह ज़रिए के मालिक मक्कार औरत भी है। क्या तुम मुझे कल सुबह तक अपने घर में पनाह दे सकोगे? वो पाशा के शाने पर हाथ मारता हुआ बोला, हम यारों के यार हैं। तुमने हमारा साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। फिर हमारी बहन को रोज़ कॉलेज लाते ले जाते रहे और इस भाई का प्यार देते रहे। तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम जैसा दोस्त, अच्छा इंसान मुझसे छूट गया। अब तो मैं आ गया हूँ। तुमने मेरी टैक्सी भी जला दी है, लेकिन मैं तुम पर बोझ नहीं बनूँगा। तुम जैसा दोस्त और अच्छा इंसान मुझसे छूट गया। अब तो मैं आ गया हूँ। उन्होंने मेरी टैक्सी भी जला दी है, लेकिन मैं तुम पर बोझ नहीं बनूँगा। इसके जवाब में जलाली कुछ कहना चाहता था, लेकिन मोबाइल का बजर सुनकर चुप हो गया। पाशा ने इसे आन करके कान से लगाया। दूसरी तरफ से उरूज बोल रही थी और अपने हंगामी फैसला सुना रही थी कि अब मंगनी नहीं होगी, बल्कि फ़ोन के ज़रिए निकाह पढ़ाया जाएगा। पाशा ने कहा, मैं इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ और शाम 6 बजे खाजी साहब का इंतज़ार करूँगा। इसी फ़ोन पर मेरा और इन्हीं का निकाह पढ़ाया जाएगा। बातें ख़त्म होने के बाद फ़ोन बंद कर दिया। फिर जलाली से कहा, वहाँ 2 लड़कियाँ हैं जो बहुत ही हौसलामंद हैं और जहानत से हर तरह के चैलेंज का मुकाबला कर रही हैं। अब यह फ़ैसला हुआ है कि फ़ोन के ज़रिए निकाह पढ़ाया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक और बुज़ुर्ग निकाह के वक्त मौजूद हो जो मेरी तरफ से गवाही दे सकें। जलाली ने कहा, ओ यार, फ़िक्र ना कर, सब बंदोबस्त हो जाएगा। पाशा ठीक जगह पहुंचा था। वहाँ इसे हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ मिलता, लेकिन ये मुक़द्दर यकीनी मुझे मंजूर नहीं था। मैं पाशा की हाथ की लकीर देख रहा था। इस लकीर पर आर्जी तौर पर बदनसीबी का साया पड़ रहा था। अब मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं पाशा को इन्हीं और रूस से दूर करता चला जाऊं। 1 घंटे के बाद ही पता चला कि घर में रुखसाना की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और लेडी डॉक्टर को बुलाया गया है। लेडी डॉक्टर ने आकर इसका मायना किया। फिर जलाली को बुलाकर राजदारी से कहा, तुम मुझसे शादी का वादा करते रहे हो और मुझसे खेलते रहे हो, लेकिन कभी वायदा पूरा नहीं करते। मैंने कई बार कहा कि इसके नतायज बुरे होंगे। अगर मैं कभी माँ बनूँ तो क्या होगा? जलाली ने हंसकर कहा, मेरी जान, तुम लेडी डॉक्टर हो, फ़ौरन ही सफाई कर दो, बात ख़त्म हो जाएगी। वो तंज़िया अंदाज में बोली, लेकिन तुम्हारी बहन का क्या बनेगा? क्या बकवास कर रही हो? इस मामले में मेरी बहन कहाँ से आ गई? मैंने अभी इसका मायना किया है। वो माँ बनने वाली है। जलाली ने गरज कर इसकी गर्दन दबोच ली। फिर बकवास कर रही है? तुझे जान से मार डालूंगा। जलाली का बाप दौड़ता हुआ आया। फिर लेडी डॉक्टर को छुड़ाते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो? क्यों गरज रहे हो? इसे क्यों मारना चाहते हो? लेडी डॉक्टर ने इसकी गिरफ्त से आज़ाद होकर कहा, मैं इससे सच बोल रही हूँ तो ये मुझे मार डालना चाहता है। मुझे मार डालने से सच्चाई ख़त्म हो जाएगी। क्या आप लोगों से बच सकेंगे?
बाप ने हैरानी से अपने बेटे को देखकर पूछा, कैसी बदनामी? पहले अपने बेटे को ये समझाएं कि इस बदनामी से इसे नजवा दिलवा सकती हूँ और ये मुझे ही मारना चाहता है। खर दिमाग है। बाप ने झुलझुला कर बोला, आखिर कैसी बदनामी? कौन बदनाम हो रहा है? लेडी डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। बाप ये सुनते ही सत्ते में आ गया। वो बोली, अगर इज्जत बचाना चाहते हो तो दो ही रास्ते हैं, या तो फ़ौरन इसकी शादी इसी शख्स से कर दें जो इससे होने वाले बच्चे का बाप है, या फिर इसका अमल ज़ाया करवाएं। मैं जा रही हूँ, फैसला हो इससे मुझे आगाह कर देना। वो जाना चाहती थी। बाप ने रास्ता रोक कर कहा, नहीं, हमें ऐसे वक्त में छोड़ कर ना जाओ। ये तो वाकई खरदिमाग है। जलाली ने गुस्से से पैर पटकता हुआ दूसरे कमरे में गया। रुखसाना उठकर बैठ गई थी, घबरा रही थी, परेशान हो रही थी। भाई को देखकर बिस्तर से उतरकर दौड़ती हुई कमरे के कोने में समेट कर बैठते हुए बोली, भाई मुझे माफ़ कर दो भाई, देखो मुझे हाथ ना लगाना। वो इसे मारने के लिए इस पर लपकना चाहता था। ये बाप ने आकर इसकी कमर दोनों हाथों से पकड़ ली। हौले से बोला, ये गुस्सा दिखाने का वक़्त नहीं है। तो चीखेगा तो बदनामी हमारी होगी। महल्ले पड़ोस वाले पूछेंगे क्या हो रहा है, तो फिर क्या कहेगा? वो रुक गया। गुस्से में बोला, अब्बा इससे पूछें कि वो कमज़ोर कौन है जिसके बच्चे की माँ बन रही है। मैं अभी जाकर इसकी गर्दन दबोच कर कहूँगा कि यहाँ आकर निकाह पढ़ो, बदनामी से बचाए, वरना इसकी और इस कमीने की जान ले लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। मार कर ऐसी जगह फेंकूँगा कि पुलिस को भी इनकी लाशें नहीं मिलेंगी। रुखसाना सुन रही थी और खौफ से थरथर काँप रही थी। अभी ये शोर सुनकर इस कमरे के दरवाजे मैं भी ये शोर सुनकर कमरे के दरवाजे पर आ गया था। वो दरवाज़ा खोलकर इन्हें देख रहा था। अंदर रुखसाना से बाप पूछ कर रहा था, बता वो कौन है, कहाँ तूने मुँह काला किया है? अगरचे बुरी तरह सहमी हुई थी, लेकिन प्रोफेसर से इतनी बात करती थी कि इसके लिए कोई ख़तरा पैदा करना नहीं चाहती थी और इसकी इज्जत भी रखना चाहती थी। वो इनकार में सर हिलाकर बोली, नहीं जानती वो कौन है। आप मुझे जान से मार डालें, मैं इसका नाम कभी नहीं बताऊंगी। जलाली ने गुस्से में तिलमिलाता हुआ अपने कमरे में गया। जब वापस आया तो इसके हाथ में भरा हुआ एक रिवॉल्वर था। बाप फौरन ही बेटी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। बेटे के सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, जलाली इस वक्त गोली ना चला। एक गोली चलेगी तो हमारी बदनामी दूर तक फैलेगी। ज़रा सब्र से काम ले, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेडी डॉक्टर बोली, जलाली तुम गुस्से से बाप को बदनाम करोगे और पूरे ख़ानदान को बदनाम करोगे और ख़ुद को भी बदनाम करोगे, ये कौन सी अक्लमंदी है? वो गरज कर बोला, कुछ नहीं जानता। अगर तुम लोग चाहते हो कि गोली ना चले, बदनामी ना हो, तो इस जलील कुत्ते से कहो कि इस शख्स का नाम बता दे। मैं अभी इसे पकड़ कर लाऊंगा और इसका निकाह इसके पढ़ाऊंगा। पाशा कमरे के अंदर आया तो रुखसाना की नज़रें इस पर पड़ी। इसी दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर पाशा ने कहा, रुखसाना आखिर वही हुआ जिसका डर था। मैंने तुमसे समझाया भी था कि अगर गुमराही के रास्ते से बाज आ जाओ, लेकिन मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। वो बोली, तुम खामोश हो जाओ, हमारे दरमियान ना बोलो। क्यों ना बोलो? तुम अपने भाई का गुस्सा जानती हो, इसके गुस्से की वजह से बदनामी दूर दूर तक फैलेगी। जो बात अभी ख़त्म हो सकती है इसे ख़त्म कर दो। दानिशमंदी यही है कि अब तुम्हें कुछ नहीं छुपाना चाहिए, ना भाई से साफ साफ कह दो। रुखसाना की समझ में ये बात आ गई कि अगर वो नहीं बताएगी तो प्रोफेसर का नाम बता देगा, पाशा बता देगा, तो फिर जलाली इसे मार डालेगा या जी इसके हवालियों के ज़रिए से उठा कर लाएगा। इसकी अच्छी तरह पिटाई करके फिर ज़बरदस्ती निकाह कर देगा। वो नहीं चाहती थी कि इसके आशिक प्रोफेसर हमीद पर जुल्म हो और इस इज़्ज़तदार प्रोफेसर की बदनामी हो। इसने घूर कर पाशा को देखा, फिर कहा, तुम जब कह रहे हो कि हकीकत बता देनी चाहिए तो मजबूर होकर बता रही हूँ। फिर इसने बाप को देखकर कहा, अब्बा ये पाशा हमारा मकान छोड़कर चला गया था, लेकिन बाहर मुझसे मिलता रहता था। इसी ने मुझसे बाग दिखाए थे, मैं इसके फरेब में आ गई थी। इसके बाप और जलाली के रिवॉल्वर का रुख पाशा की तरफ मुड़ गया। इसे कहते हैं मुकद्दर का तमाशा, यानी पल में तोला पल में माशा।
पाशा गुस्से से चीखा, ये तुम क्या कह रहे हो? अपने आशिक को बदनामी से बचाने के लिए मुझे क्यों बदनाम कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुमसे हमदर्दी की थी। जलाली ने रिवाल की नाल पाशा के सीने पर रख दी, फिर कहा, हम हमदर्दी के बच्चे, तू आस्तीन का सांप निकला। हमारे घर का खाया और जिस थाल में खाया इसी में छेद कर दिया। जलाली, मुझे गलत ना समझ, तेरी बहन झूठ कह रही है। जलाली ने उल्टे हाथ से इसे रसीद किया और ललकार कर पीछे गया। फिर बोला, देख, मुझ पर हाथ ना उठा, पहले सच्चाई को समझने की कोशिश कर। तू जानता है कि किसी दूसरी लड़की को चाहता हूँ और आज इससे निकाह पढ़वाने वाला हूँ। जलाली ने एक घुसा इसके मुंह पर मारा। वो पीछे जाकर दीवार से लग गया। फिर झंझला कर बोला, क्या मर्दानगी दिखा रहा है? रिवॉल्वर फेंक कर मुझ पर हमला कर, फिर मैं देखता हूँ कि मैं क्या हूँ। तेरी सारी दादागिरी यहाँ धो कर रख दूँगा। वो बोला, कोई दूसरा वक्त होता तो मैं रिवॉल्वर फेंक कर तेरी ये हसरत पूरी कर देता और तुझसे मुकाबला करता, लेकिन अभी तू मेरी बहन की इज्जत का मामला है। तेरी शादी वहाँ फ़ोन के ज़रिए नहीं होगी, यहाँ मेरी बहन से होगी या फिर तेरी लाश गिरेगी। फिर इसने अपने बाप से कहा, अब्बा, बाहर बाहर गुस्से और फ़िक्के और रमज़ानी को बुला कर ले आए, इनसे अभी कुछ ना कहना। बाप ने जाते हुए कहा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ख़बरदार इस पर गोली ना चलाना। फिर वो लेडी डॉक्टर से बोला, बेटी, तुम यहाँ रहो और इसे काबू में रखो, इसका दिमाग गर्म होता है तो यह खून खराबे पर उतर आता है। जलाली ने झंझला कर कहा, अब्बा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा, जा और इन्हें जल्दी से बुला कर ले आ। बाप चला गया। ऐसे वक्त फ़ोन का बजर सुनाई दिया। पाशा ने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाल कर जलाली ने रिवाल्वर का निशाना लेते हुए कहा, खबरदार, फ़ोन मुझे दे, मैं तुझे किसी लड़की से बात करने नहीं दूंगा, क्योंकि अब तू मेरी बहन की अमानत है। पाशा ने नंबर देखा तो वाहिनी और उरुज की तरफ से फ़ोन नहीं था, बल्कि दुर्दाना का नंबर नज़र आ रहा था। वो बोला, जलाली, ये इन लड़कियों का फ़ोन नहीं है, बल्कि ये मेरी दुश्मन का है जो मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। जलाली ने हाथ बढ़ाकर कहा, फ़ोन मुझे दे, मैं इससे बात करूँगा। तू शादी के लिए हाँ करेगा तो मैं तेरी हिफाजत करूँगा, तेरी खातिर सारी दुनिया से लड़ जाऊँगा, और इनकार किया तो मैं तुझे इन दुश्मनों के हवाले कर दूँगा। पाशा ने बेबसी से रिवाल को देखा। जलाली की गिरफ्त इस पर मजबूत थी और एक उंगली ट्रिगर पर थी और ज़रा से दबाव से गोली चल सकती थी। इसने रुखसाना की तरफ देखकर आजिज़ी से कहा, रुखसाना, ये तुम मुझसे कैसी दुश्मनी कर रही हो? मुझे किस मुसीबत में डाल रही हो? गुनाह किसी ने किया और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हो। जलाली ने गरज कहा, बकवास मत कर, मेरी बहन है, इस वक्त तक बात नहीं कर सकता जब तक निकाह ना हो जाए। फ़ोन का बजर बोल रहा था। जलाली ने आगे बढ़कर इससे फ़ोन छीन लिया, इसे ऑन करके कान से लगाया। दूसरी तरफ से दुर्दाना बोल रही थी, पाशा, तुम कहाँ छुपते फिर रहे हो? कब तक छुपोगे? अभी हमले में इसलिए बच गए कि हमला करने वाले तुम्हें चेहरे से नहीं पहचानते थे, लेकिन अब हमने तुम्हारी तस्वीरें वहाँ से हासिल की हैं जहाँ तुमने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया था। अब इस एक तस्वीर की कई तस्वीरें बन चुकी हैं, हर जगह पहुँचा दी गई हैं। तुम जहाँ जाओगे वहाँ मौत तुम्हारा इंतज़ार में होगी। जलाली फ़ोन को कान से लगाए चुपचाप सुन रहा था। फिर वो बोला, मैं पाशा नहीं हूँ जिसे तुम कत्ल करना चाहती हो, इस वक्त मेरी पनाह में है। वो बोली, तुम कौन हो? इसे पनाह क्यों दे रहे हो? क्या मुझसे कोई सौदा कर सकते हो? जलाली ने पाशा को देखा, फिर फ़ोन पर कहा, हाँ, शायद सौदा हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं पाशा से सौदा कर रहा हूँ। अगर ये सौदा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे से सौदा करके हवाले कर दूँगा। दुर्दाना ने कहा, बेहतर यही होगा कि इसे मेरे हवाले कर दो और इसके बदले मुँह मांगी रकम मुझसे ले लो। बोलो, कितनी रकम चाहते हो? लाख, 2 लाख, 10 लाख? वो हैरानी से बोला, ओ खुदाया, मैं ही नहीं जानता था कि पाशा इतना कीमती है। 10 लाख मेरे लिए बहुत है, मैं सौदा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इंतज़ार करना होगा। मैं क़यामत तक इंतज़ार करूँगी। बोलो, कब तक इंतज़ार करोगे? जलाली ने पाशा को सोचती हुई नज़रों से देखा, फिर कहा, मैं सुबह तक इसे समझाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी बहन की शादी इससे करना चाहता हूँ। अगर ये राज़ी हो गया तो ठीक है, वरना मैं इसको ठिकाने लगाऊंगा। तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने आदमियों के साथ आकर इसे ले जा सकोगी। वो बोली, ये बात मेरे हक़ में है कि तुम अपनी बहन से इसकी शादी से करना चाहती हो। अगर शादी होगी तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम इसे इस शहर से, इस मुल्क से बाहर भेज दो, ताकि
ये इन दोनों लड़कियों के करीब ना रह सके। वो बोला, ओ हम दोनों के तो मिजाज मिलते हैं, मेरी बहन से शादी पर राज़ी हो या ना हो, दोनों तरफ मेरा फ़ायदा है। अगर राज़ी हो जाएगा और मेरी बहन से शादी कर लेगा तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दोगी, और अगर नहीं राज़ी होगा, शादी नहीं करेगा, तो मुझे 10 लाख दोगी। इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बोलो मामला डन है? बिल्कुल 100% डन है। मैं सुबह तुम्हारे यहाँ इंतज़ार करूँगी। रास्ता ख़त्म हो गया। जलाली ने फ़ोन बंद करते हुए कहा, चिल्लाया, वो औरत तुमसे क्यों रास्ता जलाली ने फ़ोन बंद करते हुए कहा, वो औरत तुमसे क्यों दुश्मनी कर रही है? वो नहीं चाहती कि तुम वहाँ इन लड़कियों के करीब भी जाओ और इनमें से किसी से शादी करो। मैं भी नहीं चाहता, इसलिए ये फ़ोन मैं रख रहा हूँ ताकि वो लड़कियाँ तुमसे रब्ता ना कर सके। फिर मैं वहाँ या ना के मुताबिक इस औरत से रब्ता करूँगा। इसका बाप फ़िक़े और रमज़ानी के साथ आ गया। जलाली इशारे करके अपने हवारियों से कहा, इसे बैठक में ले आओ। उन्होंने इसे दोनों तरफ से पकड़ लिया, फिर बैठक की तरफ ले जाने लगे। जलाली रिवाल्वर लिए पीछे पीछे आ रहा था। इसने बैठक में पहुंचकर इसे कुर्सी पर बिठा दिया। हाथ कुर्सी के हाथों और पाँव दोनों से बांध दो। वो दोनों इसके हुक्म की तामील करने लगे। फ़िक़े ने कहा, उस्ताद बात क्या है? ये तो बड़ा अच्छा आदमी था, तुम भी इसके तारीफ़ें करते थे। क्या ये गुरगुट की तरह रंग बदल रहा है? हाँ यही बात है, इसके बारे में अभी कुछ ना पूछो। हम बहुत लंबा हाथ मारने वाले हैं, इसके ज़रिए लाखों रुपये मिलेंगे। मैं तुम्हें बाद में कुछ बताऊंगा, अब यहाँ से जाओ, थोड़ी देर में आऊँगा। वो दोनों चले गए। जलाली ने इसे अच्छी तरह बंधे हुए देखा, फिर रिवाल्वर को अपने लिबास में रखते हुए बोला, शाम के 6 बजने वाले हैं, वहाँ तुम्हारा निकाह पढ़ाया जाने वाला था, जो अब कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। तुम अपनी ज़िंदगी की वो किताब बंद कर दो और यहाँ नई किताब खोल लो, इसी में तुम्हारी सलामती है। इसके बाप ने बड़ी नरमी से कहा, पाशा तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, समझदार भी हो, इस वक्त समझदारी से काम लो। तुम हमारी इज्जत से खेलते रहे हो, फिर भी हम माफ़ कर देंगे। शादी के लिए हाँ कह दो और यहाँ इज़्ज़त आबरू के साथ हमारी बेटी के साथ ज़िंदगी गुजार दो। जलाली बोला, मैंने किसी से सौदा कर लिया है, रुखसाना से शादी करने के बाद यहाँ नहीं रहेगा। मैं इसे यहाँ से बहुत दूर किसी दूर जगह भेज दूँगा। अगरचे ये वहाँ से वापस आना चाहेगा तो यहाँ इसे कदम कदम पर मौत ही मिलेगी। चलो इसे तना सोचने दो, मैं इस पर तरस खाकर सुबह तक सोचने का मौका दे रहा हूँ। ये मरना चाहे तो मरेगा, जीना चाहेगा तो जिएगा, ये अपना फैसला खुद करेगा। वो दोनों कमरे से निकल गए। दुर्दाना के बाहर से दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। बंद कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था और दोनों हाथ पांव रस्सियों से जकड़े हुए थे। क्या बदनसीबी थी, दूल्हा बनने वाला कैदी बना हुआ था, और कैदी भी इसलिए बना गया था कि इसे ऐनी का नहीं बल्कि रुखसाना का दूल्हा बनने पर मजबूर किया जा रहा था। वो दो तरफ से मुसीबतों में घिरा हुआ था। एक तरफ तो दुर्दाना इस पर जानलेवा हमले करवा रही थी, दूसरी तरफ जलाली इसका दुश्मन हो गया था। अगर वो सुबह तक रुखसाना से शादी पर राज़ी ना होता तो दुर्दाना के आदमी इसे कत्ल कर देते, वहाँ पहुँच जाते। अभी जो पनाहगाह थी वो इसके कत्लगाह भी बन सकती थी। अब फैसला इस पर था, इसे सोचना था कि ऐसे वक्त क्या करना होगा। मैं मुक़द्दर हूँ, मैं आपके हाथ की लकीरों पर चलता हूँ और आप ही के साथ चलता हूँ, आप ही के साथ मर जाता हूँ। मेरा नाम मुक़द्दर है। मैं आपके हाथ की लकीरें देखकर आपको जिधर चाहे ले जाता हूँ, जो चाहे करता हूँ, खुशियाँ देता हूँ, गम देता हूँ। और आदमी सोचता है कि ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं हूँ मुक़द्दर, आपका अपना जो आपके साथ रहता है। लीजिए यहाँ पर रोक रहा हूँ। यहाँ पर पाशा का तकलीफ़ कम नहीं हो रही है और परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए, सुनते रहिए।